बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बच्चों की तरबियत का सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, लेकिन हम आज बेसिक और मेन इश्यूज पर बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि बच्चों की तरबियत से मुतालिक जितनी भी वीडियोस हैं, वो कौन देखता है? बच्चे या माँ बाप? ज़्यादातर माँ बाप देखते हैं। क्यों? बच्चों की तरबियत के लिए किसकी तरबियत की ज़रूरत है? माँ बाप की, पेरेंट्स की? पेरेंट्स की तरबियत क्यों ज़रूरी है? क्या उनके पेरेंट्स ने उनकी तरबियत नहीं की? आप कहेंगे वक्त बदल गया है, ज़माना बदल गया है, हालात बदल गए हैं, माहौल बदल गया है। ऐसे ही है, हम जनरेशन एक्स या जनरेशन वाई के लोग हैं, हमारे बच्चे जनरेशन जी या जनरेशन अल्फा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, हर ज़माने में जनरेशन गैप का मसला रहा है, लेकिन एक हदीस पाक है, बहुत मशहूर भी है और आप लोगों ने भी सुनी होगी। मैं इसका एक पार्ट, एक हिस्सा बयान करता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चे की पैदाइश फितरत पर होती है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। इसके बाद फिर आगे तवील हदीस है। तो इससे मालूम हुआ कि ज़माना बदलता रहे, हालात और वक्त बदलते रहें, औलाद की तरबियत की ज़िम्मेदारी हर ज़माने में माँ बाप की होती है। अच्छा, हमारी सोसाइटी में एक गलत कॉन्सेप्ट है कि औलाद की तरबियत की ज़िम्मेदारी सिर्फ माँ की है, बाप की ज़िम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाना है। ये याद रखें कि औलाद की तरबियत की ज़िम्मेदारी माँ और बाप दोनों की है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं कि बच्चों की जो ग्रोथ होती है, वो बेसिकली 3 फेजेज़ या 3 स्टेजेज़ में होती है। अगर आप चाहें तो ये नोट करते जाएँ। बच्चों की जो ग्रोथ होती है, वो बेसिकली 3 फेजेज़ या 3 स्टेजेज़ में होती है। नंबर 1 डिपेंडेंट स्टेज, नंबर 2 इंटरडिपेंडेंट स्टेज, नंबर 3 इंडिपेंडेंट स्टेज। अब जी जो डिपेंडेंट स्टेज होती है, ये 6 से 7 साल की उम्र तक के बच्चा, यानी बच्चा अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है। मसलन खाना खाना, नेल्स कट करना और इसी तरह बहुत सारे मामलात। और इंटरडिपेंडेंट स्टेज जो होती है, कुछ बातें बच्चा खुद सीख चुका होता है, खुद से सीख कर खुद कर लेता है और कुछ चीज़ों में उसे पेरेंट्स की हेल्प की ज़रूरत होती है। ये स्टेज 13 से 14 साल की एज या जिसे कहते हैं टीन एज से पहले की एज होती है। जब बच्चा डिपेंडेंट स्टेज में होता है या फिर इंटरडिपेंडेंट स्टेज में होता है, तब बच्चे को हैंडल करना आसान होता है। लेकिन जब बच्चा टीन एज में दाखिल हो जाता है, तो उस वक्त बच्चे को हैंडल करना कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस वक्त बच्चे की साइकोलॉजी भी काफी हद तक चेंज हो चुकी होती है। और एज ए पेरेंट हमारी प्रैक्टिस, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि एज ए पेरेंट हमारी प्रैक्टिस भी अभी तक डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट बच्चे की थी। यानी अब तक हमारी जो प्रैक्टिस थी, हम बच्चे की तरबियत करते रहे, बच्चे को पालते रहे, उसको रेज करते रहे। तो हमारी प्रैक्टिस अब तक क्या थी? एज ए पेरेंट डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट बच्चे की थी। लेकिन अब बच्चा थर्ड स्टेज में दाखिल हो चुका है, जिसे इंडिपेंडेंट स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में बच्चे को हर इंस्ट्रक्शंस बुरी लगती हैं। इस स्टेज में बच्चे को हर इंस्ट्रक्शन बुरी लगती है, वो नहीं चाहता कि कोई उससे कमांड करे। लेकिन हम बच्चे से वैसे ही रिस्पॉन्स चाहते हैं जैसे इंटरडिपेंडेंट स्टेज में या उससे पहले की जो डिपेंडेंट स्टेज थी। तो हम बच्चे से क्या चाह रहे होते हैं कि जैसे इंटरडिपेंडेंट स्टेज में करता था। अब बच्चा खुद को ज्यादा समझदार समझने लगा है। यहाँ से पेरेंट्स और बच्चे के रिलेशन में गैप आना शुरू हो जाता है, जिसे जनरेशन गैप कहते हैं। इस स्टेज में बच्चा पेरेंट्स और टीचर्स की बातों को कम वैल्यू देता है। ये ऐसी स्टेज आ जाती है कि जिसमें बच्चा सिर्फ पेरेंट्स की नहीं बल्कि टीचर्स की बातों को भी कम वैल्यू देता है। बच्चों की तरबियत को एक्सपर्ट्स ने 3 7s में डिवाइड किया है। बच्चों की तरबियत की जो स्टडीज हैं और उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बच्चों की तरबियत को 3 7s में तकसीम किया है, यानी 7 7 7। पहले 7 साल तक, अब वो कहते हैं कि पहले 7 साल तक यानी अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को गोद में खिलाओ, यानी अपने करीब तक रखो। फर्स्ट 7 years अर्ली चाइल्डहुड, बच्चे को गोद में खिलाओ यानी अपने करीब रखो। दूसरे 7 साल तक यानी मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे पर हुक्मरानी करो, यानी सही और गलत अहकामात की तालीम दो। अदब, तहजीब, इबादतों का हुक्म, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, ये सारे इसको तरबियत दो। और तीसरा स्टेज
या तीसरे 7 साल, जिसे एडोलेसेंट कहते हैं, यानी नौउम्री या नौजवानी। ये जो स्टेज होती है एडोलेसेंट, नौउम्री या नौजवानी का दौर होता है। ये इंडिपेंडेंट एज होती है। इस स्टेज में बच्चे के दोस्त बन जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो एज होती है, यानी टीन एज में जब बच्चा दाखिल हो जाता है, एडोलेसेंट हो जाता है, नौजवान होने लगता है या नौउम्री होती है उसकी, तो उस स्टेज पर बच्चे के दोस्त बन जाओ, वरना वो आपका दुश्मन बन जाएगा। वो आपसे कहेगा कुछ नहीं, लेकिन आपसे दूर हो जाएगा। इस स्टेज में एज ए पेरेंट हमें 2 बातें समझनी है। वो ये कि इस स्टेज में बच्चे की बात को ज्यादा वैल्यू दी जाए और उसे कमांड के बजाय दोस्तों की तरह मशवरा दिया जाए। इस उम्र में बच्चे को ज्यादा नसीहतें भी बुरी लगती हैं, कमांड भी बुरी लगती है, यानी उसको ऑर्डर दिया जाए, उसको कमांड किया जाए, और इस एज में नसीहतें भी बुरी लगती हैं। और दूसरी चीज ये कि जो भी बात आप बच्चे से मनवाना चाह रहे हैं उस बात का ऑर्डर ना दें, बल्कि एज क्वेश्चन बच्चे से पूछें। मसलन अगर बच्चा दोस्तों के पास जा रहा है और आप उसे ऑर्डर करें कि इतने बजे तक वापस आ जाना, तो शायद बच्चा उस वक्त आपकी बात खामोशी से सुन लेगा, मगर वो बैड फीलिंग्स उसके अंदर आ जाएंगी। तो इस सूरत में क्या करना होगा? इस सूरत में उससे दोस्तों की तरह क्वेश्चन करें कि कब तक वापसी होगी। अब जो वो जवाब देगा तो उसे फील होगा कि मैं खुद डिसीजन ले रहा हूँ। अगर आपने डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट में बच्चे की सही तरबियत की होगी तो बच्चे के माइंड में ऑलरेडी प्लांट होगा कि मुझे बहुत देर नहीं लगानी, जल्दी घर वापस जाना है। बच्चा जो टाइम बताता है और उसके बाद भी अगर लेट आता है तो फिर आपका राइट है कि कुछ सख्ती से क्वेश्चन करें कि लेट क्यों आए। अब लेट आने को इग्नोर नहीं करना, अब आपको अपनी बात की वैल्यू का एहसास दिलाना है। आप बच्चे के दोस्त बन चुके होंगे तो ये काम मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हम अपने आप पे गौर करें तो हम भी किसी की इंस्ट्रक्शंस को पसंद नहीं करते, किसी की बात को अहमियत नहीं देते। जब आप किसी की बात को वैल्यू नहीं देते तो इसका मतलब है कि आप उस पर्सन को वैल्यू नहीं दे रहे। मसलन आप मेरी बातों को एंजॉय तो करते होंगे, मगर शायद रियलिटी ये हो कि मेरी बातों को एक्सेप्ट नहीं करते होंगे। अगर आप मुझे अपना दोस्त मानेंगे तब शायद कुछ वैल्यू देंगे। तो इंसान को या किसी भी शख्स को जब तक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप भी वैसा ही सोचते हैं जैसा मैं कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं मैं बात को, जब तक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप भी वैसा ही सोचते हैं जैसा मैं कह रहा हूं, ठीक है, तो इसी तरह से नौजवान बच्चा भी आपकी बात उसी वक्त एक्सेप्ट करेगा जब उसे लगेगा कि आप भी वही बात कर रहे हैं जैसा वो सोचता है। बच्चा आपसे करीब है, आपसे ज्यादा उसकी साइकोलॉजी कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। आपको यहाँ पर बच्चे की साइकोलॉजी को समझकर उसके साथ ऐसे डील करना है कि आप उससे जो भी बात करें तो वो आपकी बात को वो अटेंशन दे, उसके जहन में, उसकी साइकोलॉजी में, उसके माइंड में ये चल रहा हो कि ये तो ऐसे तो मैं भी सोचता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वही बात मुझे की जा रही है। ये वो स्टेज आ जाती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस स्टेज में कभी कभी बच्चे को टेस्ट करना चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में सोचता है, उसके टारगेट्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं। समटाइम्स उसे इरादों के टूटने का एहसास भी दिलाना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि जिंदगी में फेलियर्स का सामना भी करना पड़ता है। बच्चे को ना सुनने की आदत होनी चाहिए। बच्चों को हर स्टेज में रियल हीरोज की स्टोरी सुनाएं, हर स्टेज में, यानी डिपेंडेंट स्टेज, इंटरडिपेंडेंट स्टेज और इंडिपेंडेंट स्टेज। हर स्टेज में बच्चों को रियल हीरोज की स्टोरीज भी सुनानी चाहिए और उन हीरोज की अचीवमेंट्स और उनकी स्ट्रगल के किस्से सुनाने चाहिए। बच्चों को सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करवाएं। उन्हें बताएं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं। हमें भी अपने किरदार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना चाहिए। पेरेंट्स के लिए एक बात समझना जरूरी है कि हम बच्चे को जो भी बात कहते हैं, चाहे डांट कर या समझा कर, रिपीट कर रहा हूं मैं, हम बच्चे को जो भी बात कहते हैं, चाहे डांट कर या समझा कर, वो बात बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्रिएट कर रही है। हम बच्चे को कोई भी बात कह रहे हैं, डांट कर या समझा कर, वो बात बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्रिएट कर रही है, हमें ये समझना जरूरी है। वो पेन क्रिएट कर रही है या प्लेजर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम बच्चे से बात कर रहे होते हैं, उसे कुछ समझा रहे होते हैं, उसे कुछ नया सिखा रहे होते हैं, तो वो जो लर्निंग होती है, वो लर्निंग उसके माइंड में पेन क्रिएट कर रही है या प्लेजर। कभी कभी हम बच्चे को समझा रहे होते हैं और बच्चा सर झुकाकर ऐसे सुन रहा होता है जैसे पेन फील कर रहा हो,
कभी कभी हम बच्चे को समझा रहे होते हैं, वो सुन रहा होता है। इसी तरह से सिर्फ पेरेंट्स नहीं, टीचर्स भी बच्चे को कुछ समझा रहे होते हैं, मगर वो खामोशी से सर झुकाकर सुन रहा होता है और उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा होता है कि वो पेन फील कर रहा है। हम सबका माइंड इस तरह से वायर्ड है कि हम पेन को अवॉइड करने वाली चीजें पसंद करते हैं और ऐसी चीजों का सहारा ढूंढते हैं जिनसे हमें प्लेजर हासिल हो। कभी कभार कुछ मेडिसिन्स भी हमें पेन को अवॉइड करने में टेम्परेरी हेल्प आउट तो करती हैं। कुछ लोग किसी नशे में प्लेजर महसूस करते हैं, कोई किसी चीज में। जब हम बच्चे को किसी बात पर फोर्स करते हैं, चाहे डांट कर या लंबे लंबे लेक्चर्स देकर, तो बच्चा पेनफुल स्टेट में चला जाता है। उसके माइंड में पेन एंकर हो जाता है। अब वो हमारी हर बात को पेन से एसोसिएट करेगा, या तो वो रिलक्टेंट हो जाएगा, रिवॉल्ट करेगा, या फिर एबनॉर्मल बिहेव करेगा। वो प्लेजर हासिल करने के लिए मोबाइल उठाकर दोस्तों से बात करेगा, गेम्स खेलेगा, कार्टून्स देखेगा, वो तमाम एक्टिविटीज की तरफ जाएगा जो उसके लिए प्लेजेंट हैं। बच्चे में प्लेजेंट को तलाश करने की एक जस्तुजू रहती है, और वो प्लेजेंट अगर पेरेंट्स से नहीं मिलेगा, उसको पेरेंट्स की बातों से नहीं मिलेगा, पेरेंट्स के लाइफ स्टाइल से नहीं मिलेगा, तो फिर वो दूसरी चीजों की तरफ जाएगा। अच्छा, बच्चे, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि बच्चे में सवाल की आदत डालें। बच्चे में आदत डालें कि वो सवाल करे। ये आदत कैसे आएगी? बच्चे को एक्सप्लोर करना सिखाएं और उसके सवालों के जवाब दें। उसके सवालों से इरिटेट ना हो। आपको जवाब नहीं आता तो आप उसे कहें कि गो एंड एक्सप्लोर, यानी उसको एक्सप्लोर करना सिखाएं और आप खुद भी एक्सप्लोर करना सीखें। ठीक। अब यहाँ तक तो ये बात होगी ना कि हम बच्चे को किस तरह से इंटेंशन देकर और उसके स्टेजेस को समझकर किस स्टेज में उसके साथ हम किस तरह से बिहेव करें, हम उसको किस तरह की अटेंशन दें, ठीक है, हम उसके साथ किस तरह से डील करें। अच्छा, लाइफ में 3 सर्कल्स होते हैं। सर्कल ऑफ कंट्रोल, नंबर 2 सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, नंबर 3 सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। इन सर्कल्स पर हम किसी अलग सेशन में बात करेंगे। फिलहाल इतना जान लें कि हमारे बच्चे सर्कल ऑफ कंट्रोल को बिलोंग नहीं करते, दे बिलोंग टू सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। देखिए, हमारे कंट्रोल में हमारा बिहेवियर है, हमारा बिहेवियर हमारे कंट्रोल में है। हम बच्चे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज कैसे ला सकता है। हमें अपने बिहेवियर को देखना होगा। हम क्या करते हैं, हम बच्चे के बिहेवियर पे ज्यादा तवज्जो देते हैं मगर अपने बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं। हम ये नहीं देख रहे होते हैं कि हम बच्चे के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, और हमारे बिहेवियर के रिएक्शन में बच्चे के बिहेवियर को हम नोटिस कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद हम ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें अपने बिहेवियर को देखना होगा कि वो बच्चे के लिए पेनफुल है या प्लेजेंट है। बच्चे को प्लेजेंट एनवायरनमेंट देने का मतलब ये नहीं है कि उसकी हर जिद पूरी करने लग जाए। बच्चे की जिद कब पूरी करनी है, कब नहीं करनी, इस पर भी इंशाल्लाह हम एक अलग सेशन रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा ना कि बच्चों की तरबियत एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो इंशाल्लाह मजीद सेशंस में हम बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपका बच्चा वो सब नहीं कर पा रहा जैसे आप चाह रहे हैं, तब बच्चे की प्रॉब्लम को समझना जरूरी है और फिर उस प्रॉब्लम से बच्चे को बाहर निकालने की जरूरत है। एनएलपी में ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसे मेटा मॉडल कहते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस के जरिए आप अपने घर के फैमिली मेंबर्स, अपने ऑफिस के लोगों के, अगर आप बॉस हैं तो अपने एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेटा मॉडल बड़ी इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है। इन टेक्निक्स की अगर ट्रेनिंग के लिए आप हमारे नंबर्स पर कांटेक्ट करके और अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो नंबर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। और आप कोई सेशन रखना चाहें अलग से, चाहे ऑनलाइन या फिजिकल, कोई किसी प्रेमिसेस में कोई सेशन रखना चाहें तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इफेक्टिव पेरेंटिंग के लिए पेरेंट्स का बच्चे की प्रॉब्लम को जानना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि रेज योर सेल्फ बिफोर यू रेज योर किड्स। तो आपको अपने बिहेवियर पे ध्यान करना होगा, अपने बिहेवियर की ट्रेनिंग करनी होगी। और वो ट्रेनिंग आपको कहाँ से मिलेगी? वो ट्रेनिंग आपको एनएलपी देता है, जिसके लिए आप हमसे किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम साइड इफेक्ट्स ऑफ स्क्रीन टाइम पर बात करेंगे कि मोबाइल या स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल क्या नुकसान पहुंचाता है और उसका सलूशन क्या है। आज का सेशन हम यहाँ पर एंड करते हैं। आखिर में ये कहूंगा कि आज जो भी बात हमने की, आपने अगर कुछ सीखा
तो ये सिर्फ आपके बच्चों की तरबियत के लिए नहीं है, आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं उनके बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह समझना आपकी जिम्मेदारी है। इवन अगर आपके घर में मुलाजिम काम करते हैं तो उनके बच्चों के बिहेवियर की तरबियत भी आप अपने जिम्मे लें। अपने पड़ोस रिश्तेदारों के बच्चों के साथ अपना रिलेशन अच्छा बनाएं, उनके भी दोस्त बने और अपने सर्कल के लोगों को ये वीडियो उनके साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये एक ट्रेनिंग पहुंच जाए कि बच्चे को किस स्टेज में उसके साथ कैसे डील करना है, उसको कैसे ट्रेन करना है।